कहानी हमारे मुख्य नायक के वर्चुअल गेम में शामिल होने के साथ आरंभ होती है। उसने और उसके साथियों ने हाल ही में एक चुनौती पूरी की, इसलिए अन्य खिलाड़ी अब साइन आउट कर रहे हैं और मुख्य नायक भी यही करने वाला है। परंतु जाने के पूर्व उसने अभी प्राप्त किए गए खजाने का बक्सा खोलने का निश्चय किया। खोलते ही एक चमकदार प्रकाश विस्फोट होता है। निकलता है कि उसका पुरस्कार एक सुनहरी टिकट है। इसके इस्तेमाल से वह एज्योर की दुनिया में प्रविष्ट कर सकता है, जिसे वह बर्बाद पुरस्कार समझता था। जिज्ञासा उसे घेर लेती है, इसलिए वह आश्चर्यजनक रूप से टिकट का उपयोग करता है। वह तुरंत एक ब्लैक होल में खींच लिया जाता है। कुछ समय बाद वह एक खुले मैदान में जागता है और देखता है कि वह शुरुआती गांव के बगल में 10 मील की ढलान पर है। यह उसे भ्रमित करता है क्योंकि उसे याद है कि उसने अपना वीआर बंद कर दिया था, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए उसके पास कोई वीआर डिवाइस नहीं है। हालांकि उसने सिर्फ एहतियात के लिए प्रस्थान के लिए तैयारी की थी, लेकिन वह राक्षस बनने के लिए तैयार नहीं था। राक्षस बनने के कारण वह सोचता है कि निश्चित रूप से कुछ धोखाधड़ी हो सकती है, यहाँ तक कि एक स्लाइम भी खुद को सुधार सकता है। परंतु वह भूल गया था। जैसे ही एक स्लाइम उस पर गिरी और उसकी मृत्यु हो गई, एक गोब्लिन ने उसके सिर को कुचल दिया और एक समान शक्ति के कंकाल ने उसे हरा दिया। यह अनुभव उसे हताश करता है, लेकिन संचारण का एक लाभ यह होता है कि वह मृत्यु के पश्चात काफी जल्दी पुनर्जीवित होता है। वही स्लाइम जिसे उसने कुछ बार मार डाला था, पहले ही दूसरे स्तर पर पहुंच चुकी है। फिर वह समझता है कि वह भी स्तर बढ़ा सकता है और याद करता है कि वह यहाँ का सबसे निर्बल राक्षस होता है, किंतु वह डटा रहता है। इसके पश्चात वह एक नया मार्ग खोजने में समय व्यतीत करता है। 2 साहसी अपना पहला मिशन कर रहे होते हैं और कुछ कंकालों से टकरा रहे होते हैं। नाइट सामने के कंकालों को मारने में सफल होता है और केवल पीछे वाला बचता है। मैच समझता है कि शेष कंकाल का व्यवहार विचित्र है, परंतु नाइट बताता है कि एज्योर में हर जीव बौद्धिक होते हैं, तो एक कंकाल का असामान्य व्यवहार कोई अनोखी बात नहीं है। सामने का कंकाल, उसने उसे मामूली अपमान करके नाराज कर दिया, परंतु वह काफी नहीं था, इसलिए नायक झाड़ी से कुछ उठाकर उसे मूर्ख कहता है। योद्धा समझता है कि नजरअंदाज नहीं कर सकता, इसीलिए आरोप लगाता है और कंकाल हंसता है, क्योंकि उसे यकीन है कि योजना सफल हुई। बिना हिचके वह मंजर से निकलता है और शेष कंकालों को कार्य करने देता है। रात्रि के कारण दानव घृणा से जागे और एज्योर के दानव घृणा से भर जाते हैं। वे प्लेयर्स को एक निश्चित रेंज में प्राथमिक हमले का लक्ष्य बनाएंगे। यदि तुम उनका खात्मा कर दो तो अनुभव उन सभी में विभाजित होगा जो हत्या में सहायक रहे। वह इसे जानता था क्योंकि एज्योर में 10 वर्षों से खिलाड़ी था, इस प्रकार वह सबसे अवगत था। राक्षस बन जाने पर भी वह कुछ निर्माण कर सकता है और सत्य की खोज करता है। जैसे ही उसका स्तर बढ़ता है, स्तर 3 पर पहुंचते ही वह पहले उस स्लाइम को 10,000 बार मार डालेगा। इस बीच विश्व चैनल फॉर्म में नवागंतुक एक स्तर 5 के कंकाल से परेशान होने की शिकायत कर रहे हैं। हंगामा एक लेवल 25 के योद्धा के ध्यान में आया, इसलिए वह बिना हिचकिचाए घोषणा करता है कि वह 10 मील की पहाड़ी में कंकालों से निपटने में सहायता करेगा। नायक अपने गार्ड्स के साथ धूप से आनंदित हो रहा था, जबकि उसके स्लाइम गुलाम थे। बुद्धि के साथ उनका स्तर बढ़ता था, इसलिए अब वह अधिकार जता सकता था और संवाद कर सकता था। लेकिन दिन खराब हो जाता है जब वह लेवल 20 चीज के योद्धा द्वारा अचानक प्रहार करता है। तभी उसकी मृत्यु हो गई। सौभाग्य से मौत से केवल आधे अनुभव में गिरावट आती है। उस अनुभव से उसे एहसास होता है कि वह अति घमंडी बन रहा था। उसे मालूम था वह इसे नहीं छोड़ेगा, इसीलिए उस योद्धा को समान सजा देने की योजना बनाई जैसे स्लाइम को दी गई थी। परंतु खेल में 8 दिन जीवित रहने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि असल में 2 दिन बीत चुके। उसने सोचा कि उसके माता पिता जरूर चिंतित होंगे, इसलिए तेजी से निकलने का उपाय खोजने का निर्णय किया था। हालांकि उन्हें थोड़ी भी चिंता नहीं है। उनके माता पिता छुट्टियों का लुत्फ उठाते हुए उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहे हैं। उन्होंने उसे मैसेज करना भी जरूरी नहीं समझा। इसी बीच मुख्य पात्र जल्दी स्तर बढ़ाने का निर्णय लेता है ताकि वह स्तर 20 पर नौकरियां बदल सके। तब तक उसके पास एक मानव शरीर होगा और वह अपना बदला ले सकेगा। जल्द ही वह कई काम लेता है और कई राक्षसों को मारता है। इसे बिना रुके दोहराते हुए वह एक दिन में स्तर 20 पर पहुंच जाता है। अब उसे शहर के केंद्र में नौकरी बदलनी थी, इसीलिए वह वहां गया, मगर अनुमान के अनुसार प्रवेश द्वार पर गार्ड्स ने उसे रोका और बिना प्रश्न किए उसे मार डाला। उसके बाद वह जल्द ही जीवित हो गया, परंतु मृत्यु से उसका आधा अनुभव चला गया। स्तर 10 पर वह पुनः लौटा। उसे फिर समझ आया कि वह कितना नासमझ था, क्योंकि उसने अब जाकर याद किया कि वह एक दैत्य है। कुछ समय बाद डेविल वुल्फ घाटी में योद्धा भेड़ियों से जूझ रहे थे, किंतु पीछे हटना संभव नहीं था। उन्हें भेड़ियों का फर इकट्ठा करना था,
क्योंकि उन्हें अपनी कक्षा को बदलना था। जब वे अपनी योजना पर वार्ता कर रहे थे तो आर्चर ने देखा कि कंकालों का एक झुंड एकल भेड़िए पर हमला कर रहा था। टीम वर्क से उस पर क्रूरता से वार कर रहे थे, जिसे देख आर्चर चकित रह गया। परंतु भेड़िया आसानी से हार नहीं मान रहा था, इसलिए उसका बचाव और हमला और भी तेज हो गया। वह अपने प्रतिद्वंद्वियों को अपनी मृत्यु के साथ नीचे खींचने वाला था। यह देख आर्चर ने अपने साथियों को इशारा किया, पर वे अब भी लगे हुए थे, चर्चा कर रहे थे। इसके विपरीत भेड़िया अपने विरोधियों को मारने में विफल रहा और पीछे से चोटिल हो गया। इससे आर्चर और अधिक बेचैन हो गया, इसलिए उसके साथी अपनी बातचीत रोककर आर्चर की ओर इशारा करने लगे। उनकी आश्चर्य की बात, राक्षस दूसरे राक्षसों का शिकार कर रहे थे और उनसे कहीं बेहतर योद्धा थे। इसी बीच एक नया खिलाड़ी अभी अभी खेल में लॉग इन हुआ है, एक पिक्सी। उसे इस अद्भुत वीआर दुनिया एज्योर में स्वागत करती है। एज्योर में वह भी कर सकता है यह सब, जिनका स्वादिष्ट आहार फूलों की महक में सराहना के लिए 5 इंद्रियां लेती हैं, उनमें स्पर्श भी शामिल है। इसके अलावा एज्योर में कोई स्थिर काम नहीं होते। खिलाड़ियों को एनपीसी से संवाद में सक्रिय रूप से हिस्सा लेना पड़ता है। इसके अतिरिक्त सुपर होशियार एआई से मिशन सक्रिय करने की आजादी के साथ वह एक अकादमी में दाखिला लेकर अपनी प्रतिभाएं निखार सकता है और एज्योर की दुनिया में शामिल हो सकता है। इस ब्रह्मांड में 5 प्राथमिक क्षमताएं हैं, जो हैं तत्वों पर अधिकार, राक्षसों को पालतू बनाना, हथियार कला, इंजीनियरिंग। मन में प्रत्येक क्षमता की अपनी अद्वितीय उप क्षमताएं होती हैं और इनमें तरह तरह की क्षमताओं को मिश्रित करने के कई अनंत संभावनाएं होती हैं। एज्योर की मायावी दुनिया में वह निश्चित तौर पर अपनी पसंद की क्षमता ढूंढ सकता है। मूल बातें सीखने के पश्चात पिक्सी उसे उसकी बुनियादी गतिविधियों में दक्षता प्राप्त करने हेतु निर्देश देने को उत्सुक है। इसके लिए पिक्सी ने नए अभ्यर्थी को प्रारंभिक प्रशिक्षण कैंप 10 मील ढलान पर जाने और 10 निम्न स्तरीय दानवों को हराने को कहा। यह पूरा करने के बाद वह अपने कार्य को समाप्त करने और सूचना प्राप्त करने वापस आ सकता था। वह उत्साह और उम्मीदों से भर गया था, लेकिन यह जल्दी ही मंद हो गया जब उसने पोर्टल से गुजरने के बाद देखा कि सभी उच्च स्तर के कंकाल उस पर छलांग लगाने के लिए तैयार थे। यह उसे भ्रमित करता है, इसलिए उसने अपनी तलवार गिरा दी, जो उसे इन कंकालों के सामने नहीं करना चाहिए था। अब रक्षाहीन कंकाल ने उसे चारों ओर से घेर लिया और इसके साथ ही उसकी किस्मत सील हो गई। थोड़ी देर बाद कंकाल खुशी से अपना लूट ले जा रहे थे। फिर मुख्य पात्र उसे छोटे कंकाल पुस्तिका देता है और उसे बांटने का निर्देश देता है। अन्य कंकालों को और सभी को वही उपकरण होना चाहिए, सिवाय उनके जो उसकी तरह भिन्न शरीर रचना वाले हैं। अन्य सभी कंकाल समान दिखने चाहिए और जब वह उच्च स्तर के खिलाड़ियों को देखे तो उसे इस पुस्तिका में लिखे निर्देशों का पालन करना चाहिए। उन्हें हमेशा इन नियमों का पालन करना होगा। पहले, सभी किसी अलग दिशा में भागने का चयन करें। भागने वाले कंकाल में सामान्य मानदंडों से अधिक गति होती है, इसलिए ज्यादातर खिलाड़ी उनका पीछा नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अगर खिलाड़ी स्तर 5 से ऊपर या 30 से नीचे हो, उन्हें एक साथ लाएं और फिर 10 के खिलाफ एक तैयार करें, जैसा उन्होंने अभ्यास किया। यदि कोई खिलाड़ी स्तर 30 से अधिक है या क्लास बदल चुका है, उसके खिलाड़ी आईडी को दर्ज करें। तत्पश्चात गॉब्लिन शिविर की ओर बढ़ें और उन्हें क्रोधित करें। उच्च स्तरीय खिलाड़ी पर गॉब्लिन्स को हमला करने दें। जब वे खिलाड़ी से मुकाबला करते हैं, उन्हें अभी भी अनुभव अंक मिलेंगे। इससे उच्च स्तर के खिलाड़ी उनसे हाथ नहीं आएंगे। अनपेक्षित रूप से कंकालों के पास अपनी योजना के मुताबिक समस्या है। उसे आश्चर्य हुआ, उससे पूछे जाने से पहले ही छोटे लड़के ने स्पष्ट किया कि पढ़ाई उसके बस में नहीं, जिससे वह और हैरानी में पड़ गया। तो उसने तुरंत उन्हें मौखिकी दिशा निर्देश देना शुरू किया, जो उन्होंने जल्दी सीखा। फिर वह उन्हें कहता है कि वह कुछ समय के लिए दूर जा रहा है और छोटे लड़के को जिम्मेदारी दे रहा है। छोटे ने पूछा कि वह क्यों जा रहा है और उसने समझाया कि जो आसमान वे देख रहे हैं वह विशाल है, लेकिन बाहरी दुनिया में आकाश और भी व्यापक है। आकाश की विशालता ऐसी है कि संस्कृतियों में अब भी खिलाड़ी कम हैं। फिर वह छोटे से कहता है कि जब वह काफी ऊंचाई तक पहुंच जाएगा तो महान पर्वतों और नदियों को देखने का अवसर आएगा। इस घोषणा ने छोटे की आंखों को भविष्य के लिए उम्मीद से जगमग कर दिया, जबकि मुख्य पात्र हंसते हुए सोच रहा था कि वह अचानक एक राक्षस से बातचीत कर रहा है। फिर भी नीला आकाश वाकई जादुई है। उसने सबको अंतिम विदाई दी और चला गया, परंतु कुछ ही समय बाद वह वापस लौट आया, क्योंकि उसने भूलवश निचले स्तर के कवच से भरा हुआ थैला ले लिया था, जिसे उसने नए खिलाड़ियों को हटाते हुए ले जाना था। जबकि परिवर्तन के दृश्य को शांत रूप से निभाने का उसका प्रयास नष्ट हो गया। एक जादूगर खरगोश के पीछे चल रहा था और एक पशु पर जादू करने की कोशिश कर रहा था, इस बारे में अनजान कि हमारा नायक झाड़ियों में छिपा हुआ है
और उसका इंतजार कर रहा है। इसलिए उसने श्राप को छोड़ दिया जो बन्नी की ओर छोड़ा गया था। उसने बन्नी को बाहर कर दिया, बदले में श्राप प्राप्त किया। उसे मी एनज का पालतू साथी बना दिया क्योंकि सिस्टम ने उसे पहले पालतू के रूप में लेवल 34 कंकाल राक्षस प्राप्त करने के लिए बधाई दी। चूंकि पहला पालतू उसका सबसे महत्वपूर्ण साथी होगा और उसका साथ देगा पूरे खेल के दौरान। खुश होने के बजाय वह जमीन पर गिर पड़ी और रोने लगी, जिससे मुख्य पात्र को बुरा लगा। इसलिए उसने उससे कारण पूछा। उसने पूछा तो उत्तर मिला कि उसे गुलाबी खरगोश पसंद है और भद्दा नहीं लगता। अब उसे समझ आ गया था कि वह सतही मूर्ख से मिली थी। फिर भी जानते हुए भी कि पीछे हटने का समय नहीं था, उसने मौके के हिसाब से खुद को संभाला और गुलाबी खरगोश की लात मारने का बहाना खोजने की कोशिश की जिसे वह पालना चाहती थी। इसलिए उसने उसे कहानी सुनाई कि वास्तव में वह सुंदर राजकुमार है। शत्रु राज्य ने उस पर अत्याचार किया पर वह हमेशा अपनी राजकुमारी से जुड़ा रहा। इसलिए उसने भागकर मुलाकात की और वे टूट गए। जो उन्हें पीछे रोकता था वो उससे भाग नहीं सके और सब ने विरोध किया। इसलिए वे गार्ड द्वारा भेजे गए पत्रों के माध्यम से ही अपने दुहक बांट सकते थे। फिर भी उसे कभी नहीं लगा था कि राजकुमारी गार्ड से प्यार करेगी और उसे चाहेगी। तब उसने देखा कि मीनज उसकी कहानी पर यकीन करने लगी थी। इसलिए उसने कहानी को और भी मजबूत किया क्योंकि उसने यह जोड़ा कि राजकुमारी की योजना सफल नहीं हुई। उसकी हैरानी, उसने उसके गार्ड की वफादारी की कमी आंकी। जब उसने उसे रोकने के लिए सब कुछ किया, उसके गार्ड फिर भी उसके पास लौट आए। वह राजकुमारी का दृढ़ निश्चय पत्र लाया, लेकिन वह उसे भीतर के खतरे की चेतावनी नहीं दे सका। राजकुमारी प्रिंस से ईर्ष्या करती थी जिसने गार्ड की वफादारी प्राप्त की। इसलिए उसने आदमी से पत्र पर श्राप लगा दिया। प्रिंस केवल कंकाल की तरह रह सकता था जिसे सभी ने अपमानित किया था। इस प्रकार उसने श्राप को उठाने और अपने गार्ड का बदला लेने के लिए प्रतिज्ञा की। अब जब उसने अपनी पिछली कहानी बना ली है, उसने मैज से पूछा वह अपने बदला को पूरा करने और अपनी प्रारंभिक उपस्थिति पाने के लिए यह कार्य कर सकती है, जिसके लिए उसने तत्परता से अपनी शक्तियों का उपयोग किया और उसे अपने साथी खोजने में सहयोग दी ताकि वे फिर मिल सकें। परंतु वह उसे खबर देता है कि उसका साथी बीएल टैग के भय से मारा गया। इससे उसकी रुचि घट गई। इसलिए उसे उत्साहित करने हेतु वह कहता है कि कंकाल अभी भी मौजूद हो सकते हैं जिससे मृतक को पुनर्जीवित करना संभव हो, जिसे सुन वह खुश होती है और फिर से सहायता के लिए उत्साहित होती है। अब पूरी तरह विश्वस्त होकर उसने खुद को बुलबुला कहा। इसके बाद वे मुख्य शहर के द्वार पर हैं और मुख्य पात्र आत्मविश्वास से शहर में प्रवेश करता है, लेकिन गार्ड उन्हें मैज को सूचना देने के लिए रोकता है कि उसके पालतू कंकाल को पंजीकरण की जरूरत है, जो उसे असमंजस में डाल देता है क्योंकि वह यह भूल चुका था। जल्द ही वह पट्टी के साथ दाखिल होता है और अंदर की भव्यता देख आनंदित होता है। उन्होंने जिक्र किया कि स्तर 20 के सभी खिलाड़ी शहर में चले जाएंगे क्योंकि नीले विश्व की ब्यूर योनिया शहर के समान है। इसे पूर्व पश्चिम जंक्शन के केंद्र में अवस्थित होने के नाते यह व्यापारिक क्षेत्र बन गया, इसलिए यह समृद्ध है। मैज देखता है कि शहर में एक चाय की दुकान भी है जिससे वह खुश होती है। अतः मुख्य पात्र उसे चाय की दुकान खोलने को कहता है क्योंकि नीली दुनिया मस्तिष्क तरंगों द्वारा वीआर से जुड़ी हुई है, जिससे स्वाद का अनुभव हो सकता है, परंतु उसके पास कोई धन नहीं है। इसलिए मुख्य पात्र उसे चिंतित न होने को कहते हैं और उसको कुछ सिक्कों की थैली देते हैं जो उन्होंने दूसरे खिलाड़ियों से प्राप्त की थी और बताते हैं कि वह एक राजकुमार है। इसके साथ ही उन्होंने एक दूध की चाय खरीदी जो असली चाय से ज्यादा अच्छी लगती है, परंतु उनकी शांति भंग होती है जब एक साहसिक खिलाड़ी एक एनपीसी पर चिल्लाता है क्योंकि एक कंकाल ने उसे पहले लूट लिया था। लेकिन मुख्य चरित्र ने खनन करने का फैसला किया। वह अपने कामों में मग्न था और निकलने वाला ही था, पर बबल के न होने का एहसास हुआ जो अब एनपीसी की हिफाजत में थी। उसके हौसले बहुत बुलंद थे मगर उसका स्तर नौसिखिया होने के कारण बहुत कम था। स्तर 10 ही तो था। इस पर गोओ ने उसे उपहास करना आरंभ कर दिया, जिससे वह परेशान तो हो गई पर जानती थी कि बेबस है। तब वह निर्लज्जता से चले जाने को हुआ, परंतु उसे हैरत हुई जब मुख्य पात्र ने उसे पीटा और उसे उसी तरह अपमानित किया जैसे उसने उसके गुरु का किया था। यह घटना साथियों को स्तब्ध कर गई, परंतु और नीचा दिखाने से पहले लड़की एनपीसी उसके पास आई और धन्यवाद दिया। फिर उसने स्वयं मामला संभालने का निर्णय लिया और खिलाड़ी के पास गई, भुगतान की धमकी दी जिन्होंने प्रश्न की हिम्मत की थी। इसलिए उसने उसे ऐसा सबक सिखाया कि वह न भूलेगा और कूटा। अब बबल और कंकाल को समझ आ गया कि एनपीसी कब कितने क्रूर हो सकते हैं।
पिटाई के बाद खिलाड़ी को कड़वाही में जेल ले जाया गया। दृश्य बदलते ही तीनों एक कैफे के भीतर बैठे थे और घटनाओं पर विचार विमर्श कर रहे थे। बबल ने पूछा कि उसे सजा क्यों नहीं मिली, जिसका उत्तर उसने दिया कि चूंकि वह गार्ड को जानती है, उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, और चूंकि वे सहायक थे, उसने अपना नाम युक्का बताया और अपनी फलों की दुकान का पता साझा किया ताकि वे मिल सकें। फिर वे अपने मार्ग पे चल दिए और कंकाल और बबल अब टहल रहे थे। कंकाल ने उसे बताया कि उन्हें कोई गुप्त कार्य मिल गया प्रतीत होता है। चूंकि तुम्हें उसका पता मिला था, उसने पूछा कि गुप्त कार्य क्या है, और उसने कहा कि वह वास्ता जल्दी है। उसने सुझाया कि अज्योर में किसी भी एनपीसी को हल्के में न लें, क्योंकि यहाँ कई गुप्त कार्य होते हैं और अधिकांश के सुराग भी नहीं होते। उदाहरण स्वरूप, तीसरी मुख्य कथा के अंत में उसे एक बुजुर्ग की शोधन दक्षता में मदद कर हत्यारे का कौशल विकसित करना पड़ेगा, और उसके पहले कि वह और बता पाता, देखा कि वे अंततः ट्रांसफर के समक्ष थे। बिना किसी संकोच के वे अंदर चले गए। अब वे ट्रांसफर हॉल में थे तो वह हैरान थी, क्योंकि उसे लगा कि खेल और भी यथार्थवादी हो सकता है, यह देखते हुए कि उन्हें लाइन में खड़ा होकर एक नंबर लेना होगा। स्केलेटन ने समझाया कि ये नियम तब भी लागू होते हैं जब ज्यादा लोग होते हैं तो अधिक खिड़कियां खोल दी जाती हैं, इसलिए उन्हें लंबी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। प्रतीक्षा के दौरान स्केलेटन ने अनावरण किया कि एजर की 10वीं वर्षगांठ मुख्य मिशन 9वीं वर्षगांठ के दौरान से बड़ी होगी। पूर्वी और पश्चिमी देशों में पहले से एक गृहयुद्ध जारी था। 10 साल के बावजूद बहुत से नवागंतुक खेल में उतर रहे हैं। उसने सुना था कि खेल में कोई बड़ी घटना होने वाली है, इसलिए वह भी लॉग इन कर लिया। उसकी सहपाठी ने भी उसे इसमें आमंत्रित किया। जब उसकी संख्या बुलाई गई तो वह काउंटर पर गई और जरूरी सामग्री प्रदान की ताकि वह अपनी कक्षा बदल सके। उसका अनुरोध मान लिया गया और उसे कक्षा परिवर्तन समारोह में भाग लेने की संहिता दी गई। एक आदमी जो गिलहरी की तरह दिखाई देता था, बबल के पास आया और कहा कि उसे भ्रमित किया गया होगा, क्योंकि वह हमेशा सही ज्ञान रखता है। वर्षों से उसने कभी किसी राक्षस को गुप्त मिशन के साथ नहीं देखा, और यदि होते भी हैं तो वे उच्च कोटि के राक्षस होते हैं। वह मुस्कुराते हुए बोला कि वह गलत थी। मित्र अनुरोध भेजता है, और वहां से चला गया। इस विचित्र वार्तालाप के बाद जादूगरनी कंकाल की पहचान पर संदेह कर रही है। हालांकि इससे पहले कि वह इसके बारे में और सोच पाती, स्केलेटन ने अपना वर्ग बदलना समारोह समाप्त कर लिया है और अब उसके सामने एक नए सुंदर चेहरे के साथ खड़ा है और एक स्नैक्स की तरह दिख रहा है। लाइक बटन दबाएं एंड देखने के लिए धन्यवाद।